Hello everyone. In the previous month, I have given you the YouTube videos of the chapter Biology, that is chapter first, crop production and its management. Now today again we will discuss of this chapter so that you can revise again this chapter, that is crop production and its management. In this chapter you will learn about the crop and crop season, agricultural practices, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage, and food from animals. So these all the topics we will discuss in this chapter. Now before starting the chapter, all of you know that you get energy from the food. आप सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड से मिलती है. Food gives us the energy for performing various activities. जैसे कि जो भी एक्टिविटीज आपकी बॉडी में होती हैं, जो भी आपका डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वो सब किससे होता है? इस एनर्जी से ही होता है जो कि आपको फूड से मिलती है. और जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय द एनर्जी दैट यू गेट फ्रॉम द फूड. जो भी फूड से आप एनर्जी लेते हैं उसी से ही परफॉर्म होती है. तो आप ये इतना ज़्यादा फूड प्रोवाइड करने के लिए फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, सबसे पहले तो रेगुलर मैनेजमेंट ज़रूरी होता है फूड के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट और रेगुलर प्रोडक्शन, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी होते हैं. और दीज ऑल वी विल डिस्कस इन दिस topics. Now the first topic is crop and crop season. What is crop? जब plants same kinds की grown होती हैं और कल्टीवेट होती है एक ही प्लेस पे लार्ज स्केल पे, दैट इज कॉल्ड क्रॉप. जैसे अगर हम वीट की बात करें, वीट की क्रॉप है तो सारे प्लांट्स उसके जो फील्ड में ग्रो हो रहे हैं वो किसके होंगे? वीट के होंगे. अगर हम राइस की बात करें, राइस की क्रॉप है तो इसका मतलब सारे प्लांट जो ग्रोन हो रहे हैं फील्ड में वो किसके हैं? राइस के हैं. तो अगर हम सीजन के बेसिस पे बात करें, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू, तो क्रॉप्स को क्लासिफाई किया है खारिफ क्रॉप में एंड राबी क्रॉप में. अब हमें हर एक, ऐसा तो नहीं है कि सारी क्रॉप्स हमें एक ही सीजन में मिल जाती हैं, अलग अलग क्रॉप हमें अलग अलग टाइम में मिलती हैं. तो फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप. दीज आर द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन. ये वो क्रॉप्स होती हैं जो हमें रेनी सीजन्स में मिलती हैं, दैट आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप. और दीज आर जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, जून से सितंबर तक होती हैं. जैसे कि पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है. दीज आर खारिफ क्रॉप्स. देन राबी क्रॉप्स, ये वो क्रॉप्स होती हैं दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन में ग्रोन होती हैं, तो दीज आर कॉल्ड राबी क्रॉप. एंड दिस देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च तक का टाइम होता है इनका, क्योंकि अक्टूबर में ही विंटर स्टार्ट होता है और यहाँ जून से क्या होता है हमारा समर स्टार्ट होती है. तो दीज आर, हम इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं और इनको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप आर वीट है, जैसे ग्राम है, टी है, मस्टर्ड, लिनसीड, दीज आर द राबी क्रॉप. सो दीज आर द क्रॉप्स विच आर बेस्ड ऑन द सीजन. नाउ अब ये सारी क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं टू कल्टीवेट अ क्रॉप. टू कल्टीवेट अ क्रॉप, farmers perform various activities and these activities or tasks are called agricultural practices. अब ये agriculture practices क्या क्या होती हैं? Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting and storage. These all the topics we will cover in this further.
नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कोई भी क्रॉप ग्रो होने से पहले जो पहला स्टेप होता है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है। इससे क्या होगा? जब लूज होगी, सॉइल टर्न की जाएगी, तो इससे क्या होगा? जो भी रूट्स होंगी वो आसानी से पेनिट्रेट हो जाएंगी सॉइल के अंदर। तो जो लूज सॉइल होगी उससे क्या होगा? जो रूट्स होंगी वो आसानी से ब्रीथ कर सकेंगी। जब कोई भी सॉइल लूज होगी तो क्या होगा? रूट्स आसानी से ब्रीथ कर लेंगी और आसानी से सॉइल के अंदर डीपली जा सकेंगी। लूज सॉइल होगी दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और अगर सॉइल लूज होगी दैट आल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ेगी। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स की ज्यादा ग्रोथ बढ़ेगी तो इसका मतलब सॉइल की फर्टिलिटी में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगी। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। तो ये एडवांटेजेस है कि सॉइल लूज सॉइल की क्या एडवांटेजेस हैं? दीज आर द एडवांटेजेस। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। टॉप में कैसी सॉइल आ जाएगी? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आ जाएगी। जितने भी न्यूट्रिएंट रिच वाली सॉइल है वो अपर लेयर पर आ जाएगी और प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस। क्या है कि सॉइल को लूज किया जाता है। लूज करने से क्या होगा? रूट्स आसानी से अंदर डीपली चली जाएंगी, वो आसानी से ब्रीथ कर सकती हैं। अर्थवॉर्म माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टॉप पर आ सकती है। तो these are the process of loosening and turning of soil is called tilling और plowing। और इसी पूरे प्रोसेस को जब सबसे पहले सॉइल को टर्न किया जाता है, लूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लॉइंग। और ये एक टूल से होता है दैट इज कॉल्ड प्लॉ, दैट वी विल डिस्कस। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लॉइंग है और टिलिंग है ये किससे की जाती है? प्लॉ से की जाती है। और ये किससे बना हुआ होता है? वुड से और आयरन से। फिर इस प्लॉइंग के बाद लेवलिंग की जाती है सॉइल की, और ये किससे की जाती है? एक विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। नाउ अब कल्टीवेट करने के लिए क्रॉप को, सॉइल को लूज करने के लिए फार्मर क्या करते हैं? बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं। ये टूल्स क्या क्या है? प्लॉ, हो और कल्टीवेटर। तो सीड्स को सो करने से पहले ये जरूरी होता है कि सॉइल को अच्छी तरीके से ब्रेक कर लें टू द साइज ऑफ ग्रेन की साइज की उसको ब्रेक कर लें ताकि अच्छी यील्ड मिले। तो दीज आर डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। जैसे ये टूल्स हैं आपके प्लॉ, हो and cultivator. As you can see in the picture, this is the diagram of the plow. ये प्लॉ जो है ये जनरली एंशियंट टाइम्स में फार्मर यूज करते थे, पुराने जमाने में यूज करते थे। ये क्या होता है? ये जो प्लॉ है ये जनरली यूज होता है फॉर लूजनिंग द सॉइल और फॉर टर्निंग द सॉइल और टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जितने भी सॉइल में अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये बनी हुई कैसे होती है प्लॉ? एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये दो बुलॉक्स हैं। इन बुलॉक्स की नेक पे क्या रखा हुआ है? एक बीम रखा हुआ है। ये बीम में क्या लगा हुआ है? एक प्लॉ शेफ्ट है। इस प्लॉ शेफ्ट में क्या है? प्लॉ शेयर है। इस प्लॉ शेयर में आप ये देख रहे हैं एक एंड लगा हुआ है। ये शार्प एंड जो है ये क्या करता रहता है? ये अंदर सॉइल के जाता रहता है और सॉइल को लूज करता रहता है और टर्न करता रहता है। देन ये जो डिवाइस है, ये जो टूल है, ये जनरली वुड का बना हुआ होता है और आयरन का भी बना हुआ होता है। और इनमें जो एनिमल्स यूज किए जाते हैं वो जनरली बुल्स होते हैं या फिर कैमल्स हैं या फिर हॉर्सेस का भी यूज किया जाता है। तो दिस इज द प्लॉ। उसके बाद और भी टूल्स हैं जो फार्मर्स यूज करते हैं बिफोर सोइंग अ क्रॉप, दैट इज हो। ये हो आप देख रहे हैं, ये भी या तो आयरन की बनी हुई होती है या फिर वुड की बनी हुई होती है। As you can see in the diagram, this is the image of हो। ये एक बैंड प्लेट है, ये एक शार्प होती है नीचे, इसको नीचे रखा जाता है यहाँ पर
सॉइल में, जिससे सॉइल टर्न होती रहती है और लूज होती रहती है. इट इज अ रॉड, बीम, हैंडल एंड ग्रिप. ये ऊपर से पकड़ा जाता है इसे. देन इससे क्या होता रहता है, सॉइल में लूजनिंग होती रहती है और टर्निंग होती रहती है. देन उसके बाद है एक ये कल्टीवेटर. नाउ हियर इज अनदर टूल दैट इज कल्टीवेटर ड्राइवन बाय अ ट्रैक्टर. तो आज के ज़माने में क्या है, मॉडर्न टाइम्स में जो फार्मर्स हैं वो इस टूल का यूज करते हैं टू कल्टीवेट अ क्रॉप. इसमें क्या है, आप ये देख रहे हैं, ये एक ट्रैक्टर है और इसमें ये कल्टीवेटर बैठा हुआ है. इस ट्रैक्टर में ये ज्वाइन है ये सीड ड्रिल. ये सीड ड्रिल अभी हमने पीछे ये आगे हम देखेंगे. ये सीड ड्रिल क्या करता है, ये सीड ड्रिल लूज करता रहता है सॉइल को, टर्न करता रहता है ताकि जो भी सीड्स हैं वो आसानी से सो हो सकें. तो दीज आर द 3 tools which the farmer use before sowing the crop: plow, hoe and cultivator. Then the next topic is sowing. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ही नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग. सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सोइंग. सो करने से पहले फार्मर क्या करते हैं, गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करते हैं. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड. गुड क्वालिटी सीड्स कैसे होने चाहिए, दे आर क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी. अच्छी वेराइटी के होने चाहिए सीड्स, हेल्दी सीड्स होने चाहिए और क्लीन सीड्स होने चाहिए. सो फार्मर जनरली प्रेफर करते हैं उन सीड्स को जो कि हाई यील्ड की वेराइटी दें. कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं सीड्स? नाउ आपको ये पता है, आपने देखा होगा जनरली जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं या कोई भी हम अगर चीज़ देखें, डैमेज जो चीज़ होती है वो जनरली कैसी होती है, हॉलो होती है और लाइटर भी होती है बहुत, और आसानी से वो वाटर में फ्लोट भी हो जाती है. तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन. डैमेज्ड वन से आसानी से हम हेल्दी सीड्स को निकाल सकते हैं. सो करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क है टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीड्स. अब फार्मर सो करने से पहले कुछ टूल्स का यूज करते हैं. वो क्या टूल्स हैं? ट्रेडिशनल टूल. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग. ये पुराने ज़माने में यूज करते हैं लोग. ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है जो परंपरा से यूज होता हुआ आ रहा है मेथड, पुराने ज़माने से यूज होता हुआ आ रहा है, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड. तो यहाँ पे फार्मर क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, ये 2 बुलॉक्स हैं. इन बुलॉक्स की नेक पे क्या रखा हुआ है, ये एक बीम रखा हुआ है और ये इनके पास एक फनल है. तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है. इस फनल में ये क्या कर रहे हैं, सीड्स को पास आउट कर रहे हैं. जब सीड्स को इसमें पास आउट करेंगे तो ये क्या करेंगे, सीड्स को पीर्स कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे. और क्या होगा, जो हेल्दी सीड्स हैं वो पास आउट हो जाएंगे और जो अनहेल्दी सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज द मेथड ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग. एक ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्या होगा, सीड्स पास आउट होंगे फनल में, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. दीज एंड्स पीस इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. ये देख रहे हैं आप, ये पूरी डिवाइस क्या है, ये नीचे ये जो डिवाइस है ये फनल लगा हुआ है और ये डिवाइस नीचे सॉइल के अंदर गई हुई है. तो जब इसमें पास होंगे सीड्स तो जो हेल्दी वाले सीड्स हैं वो अंदर सॉइल के अंदर चले जाएंगे. दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग. एंड द नेक्स्ट मेथड इज सीड ड्रिल. ये सीड ड्रिल है. इस सीड ड्रिल से क्या हो रहा है, जो सीड्स हैं वो सो किए जा रहे हैं और ये जनरली किसके थ्रू होता है, थ्रू द ट्रैक्टर. अभी ये दिखाया था, ये कल्टीवेटर ड्राइव कर रहा है ट्रैक्टर और इसके ट्रैक्टर में क्या है, ये सीड ड्रिल है. तो ये सीड ड्रिल के थ्रू जो है सो किए जाते हैं सूट. अब इन यहाँ से जो सीड्स सो किए जाते हैं, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट की कोई ओवर क्राउडिंग ना हो, पास पास ग्रो ना हो. जिससे अगर पास पास ग्रो होंगे तो प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट भी नहीं मिलेगी, ना ही न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ना ही वाटर मिलेगा सॉइल से. सो दिस इज द सीड ड्रिल. These are the 2 tools which the farmer use before sowing. देन उसके बाद फार्मर करते हैं, ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करते हैं. जैसे आपको फूड में
न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स को भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ये दोनों क्या है, मैन्योर तो नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर जो होते हैं ये मैन मेड होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोइंग होती है क्रॉप की, कोई ये क्रॉप बार बार ग्रो होती रहती है, तो इससे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पुअरर होने लगते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर का उसमें यूज करते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, इसको हम कहते हैं मैन्योरिंग। अगर इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होती है उससे क्या होता है, प्लांट्स वीक होने लगते हैं। तो मैन्योर की बात अगर हम करें तो ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरली सब्सटेंस है, जो कि हमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट से मिलता है। जो भी एनिमल का वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, उसके डिकम्पोजिशन से हमें ये मैन्योर मिलता है। तो फार्मर क्या करते हैं, डंप कर देते हैं प्लांट का और एनिमल का वेस्ट इन पिट्स में या फिर ओपन प्लेसेस में, ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, पूरी तरीके से सड़ जाए वो। और ये डिकम्पोजिशन होता किससे है, इट इज डन बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है ये। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। अब ये दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। देखिए, फर्टिलाइजर तो एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड है। और जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेसिड्यूज से मिलकर बना है। फर्टिलाइजर को प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में और मैन्योर को फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ काउ डंग। इसमें कोई ह्यूमस नहीं होती, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल और इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट। इसमें बहुत सारे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, ये सारे इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पे कम प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मैन्योर का यूज करते हैं सॉइल में तो इससे क्या होता है, जो सॉइल का टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी दोबारा से रिटेन हो जाती है। वाटर को अच्छे से स्टोर कर लेता है सॉइल अगर मैन्योर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये, इससे क्या होता है, इससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा सही नहीं होता है हमारी सॉइल के लिए। एक और मेथड है दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का, दैट इज क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। अगर हम एक के बाद एक क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली ग्रो करवाएंगे तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस आउट हो चुके हैं सॉइल से वो दोबारा से रीगेन हो जाएंगे। पहले क्या था, फार्मर्स नॉर्दर्न इंडिया में लेग्यूम्स को ग्रो करते थे एज फॉडर इन वन सीजन, एक सीजन में, और वीट को यूज करते थे नेक्स्ट सीजन में। तो इससे क्या होता था, जो भी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स लॉस हो गए हैं वो दोबारा से रीगेन हो जाते थे। तो दिस इज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मैन्योर के, क्योंकि मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए एज कंपेयर टू द फर्टिलाइजर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहांस करता है, पहले तो सॉइल को पोरस बनाता है ताकि उसमें आसानी से गैसेस का एक्सचेंज हो, माइक्रोब्स उसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएं। जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतनी ज़्यादा उसमें प्लांट की ग्रोथ होगी और सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है मैन्योर। सो दिस इज द एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सोइंग के बाद हमने क्या किया, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किया। नाउ द नेक्स्ट इज इरिगेशन। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बाद प्लांट्स को वाटर भी चाहिए, तो अब वाटर किसके थ्रू दिया जाएगा, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। एज ऑल ऑफ यू नो कि जब हम वाटर प्लांट को देते हैं तो वो कौन एब्जॉर्ब करता है, दैट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स।
तो वाटर के along with water minerals and fertilizers are also absorbed. जो भी उसमें fertilizers डाले गए हैं, जो भी उसमें मैन्योर डाला गया है वाटर के साथ, वो सब भी मिक्स अप हो जाएंगे सॉइल में. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. और वाटर एसेंशियल क्यों होता है? बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. अगर वाटर नहीं होगा तो सीड्स का जर्मिनेशन भी नहीं होगा. तो मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. फील्ड्स को रेगुलरली वाटर्ड करना जरूरी है. Now, so the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. तो अगर हम डिफरेंट इंटरवल्स में सप्लाई करते हैं वाटर को, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन. सो अगर हम समर की बात करें तो फ्रीक्वेंसी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को पानी चाहिए. और अगर हम विंटर की बात करें तो कम चाहिए. सो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं इरिगेशन के? वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल. दीज आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. नाउ अब इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कुछ. ट्रेडिशनल वही जो मैंने आपको बताया है, ये जो परंपरा से यूज होते हुए आ रहे हैं, पुराने जमाने से यूज होते आ रहे हैं. क्या क्या है वो ट्रेडिशनल मेथड? इसमें इन मेथड में क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में जनरली जो पुराने जमाने के मेथड है होते थे, उसमें कैटल का या फिर ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता था. जनरली जो फार्मर्स होते थे वो एनिमल्स का और ह्यूमन लेबर का यूज करते थे इन मेथड्स में. तो क्योंकि अब इसमें कैटल का और ह्यूमन लेबर का यूज हो रहा है, तो ये मेथड्स जो होते हैं बहुत चीपर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और बहुत एफिशिएंट भी होते हैं. क्या क्या है वेरियस ट्रेडिशनल वेज? आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली एंड राहत. दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड. देखिए ये देख रहे हैं आप, मोट, ये ट्रेडिशनल मेथड है. ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज द राहत. ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, ये एक ह्यूमन लेबर है. ये ह्यूमन लेबर क्या कर रहा है? ये मोट का यूज कर रहा है. यू कैन सी हियर, ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये वेल से पानी ले रहा है और ये इस तरीके से फील्ड में पूरा पास आउट करा रहा है. तो दिस इज द मोड. ये राहत, इसमें भी क्या हो रहा है, ये इसके थ्रू, ये बुलॉक के थ्रू ये पास आउट हो रहा है इसमें से वाटर. सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड. Traditional methods of irrigation. Pumps are commonly used for lifting water. जो ये चेन पंप है, ये जनरली लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स. इन चीजों को पास आउट करने के लिए इन पंप्स का यूज करते हैं. जैसे ये चेन पंप है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये चेन पंप है, यहाँ से ये पानी पास आउट हो रहा है, वाटर पास आउट हो रहा है ये फील्ड्स में. दिस इज द चेन पंप and this is dhekli. So these all are the traditional method which the farmer use for irrigate the crop. crop को irrigate करने के लिए ये सारे क्या हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. दिस इज धेकली, आप देख रहे हैं, दिस इज द वेल, और ये इसमें एक बकेट भी लगी हुई है. ये एक बकेट भी लगी हुई है. तो इससे फार्मर क्या कर रहा है, बकेट से वाटर ले रहा है और ये फील्ड में पास आउट कर रहा है. दिस इज देख लीजिए चेन पंप, चेन के थ्रू वाटर जो है पास आउट हो रहा है ये पूरी क्रॉप्स में. सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स. याद रखेंगे, ये मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली, राहत, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड. चीपर होते हैं और कैटल और ह्यूमन लेबर के थ्रू ये मेथड्स हो सकते हैं. देन उसके बाद मॉडर्न मेथड्स हैं. आज के ज़माने के जो इरिगेशन मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम, ये डायग्राम गिवन है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द दिस इज द इमेज ऑफ द स्प्रिंकलर सिस्टम. यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर पाइप्स अरेंज है, एज यू कैन सी हियर. ये देख रहे हैं आप, ये पाइप है, ये परपेंडिकुलर पाइप है, इसके परपेंडिकुलर ये सारे पाइप्स ऐसे ही अरेंज हैं ऐसे परपेंडिकुलर. इनमें क्या है, इन परपेंडिकुलर पाइप्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं रोटेटिंग नोजल है. ये नोजल रोटेटिंग है, ये रोटेट होती रहती है ऑन द टॉप. तो ये जो टॉप से है, ये दिस आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन. ये मेन पाइपलाइन से अटैच है. देखिए, दिस इज द मेन पाइपलाइन, इस पाइपलाइन से अटैच है ये. तो जब वाटर अलाउ होता है, यहाँ से पानी पास आउट होगा, यहाँ से वाटर पास आउट होगा, तो जब वाटर अलाउ टू
flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. जब यहाँ से वाटर पास आउट होता है, ये जो मेन इसकी ये पाइपलाइन है, तो ये क्या होता है, इन सब ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स हैं इनमें पास आउट होता रहता है, और ये जो रोटेटिंग नोजल है इसमें से एक स्प्रिंकल की तरह, जैसे एक हम कहना चाहिए स्प्रिंकल जो फुलझड़ी होती है, जैसे उसमें से जो बस्ट होती है, तो उसी तरीके से ये जो वाटर है इसमें से ऊज आउट होगा. तो ये जो स्प्रिंकलर है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. ये सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. यू कैन सी हेयर दिस इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. यहाँ पे ये परपेंडिकुलर से पाइप्स हैं जो कि अरेंज है एक मेन पाइप से, और ये रोटेटिंग नोजल होती है जिससे जो वाटर है वो पास आउट होता है. देन द नेक्स्ट सिस्टम इज ड्रिप इरिगेशन. इस सिस्टम में क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप से वाटर फॉल होता है जस्ट एज पोजीशन ऑफ द रूट्स. तो इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं. बेस्ट टेक्निक है फॉर वाटरिंग fruit plants, gardens and trees. The system provides water to plant drop by drop. As you can see here, this is the well. ये मोटर इसकी लगी हुई है. यहाँ पे क्या है, ये एक पाइप है, मेन पाइप. ये मेन पाइप इन पाइप्स के थ्रू अरेंज है, और ये आप देख रहे हैं इन पाइप्स में ये छोटे छोटे पाइप्स आगे निकले हुए हैं. इन पाइप्स में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जाता रहता है इन फील्ड्स में. तो दिस इज द ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप पास आउट हो, और स्प्रिंकलर का मतलब है कि वाटर स्प्रिंकल के थ्रू, रोटेटिंग नोजल के थ्रू पास आउट हो. सो दीज आर द मॉडर्न मेथड्स. हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं, मोट, चेन पंप, ढेकली और राहत. ये कैटल और ह्यूमन लेबर से होते हैं, एंड दीज आर ऑटोमेटिकली होते हैं. ये स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन ये थोड़े ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मेथड्स हैं. सो दीज ऑल आर द इरिगेशन सिस्टम. देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. अब जो भी प्लांट्स हमने एक फील्ड में ग्रो किए हैं, वहाँ पे क्या है, कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं. दैट अनडिजायरेबल प्लांट्स ऑल्सो ग्रो नेचुरली along with the crop. These undesirable plants are called weeding. आपने सुना होगा, बथुए का नाम सबने सुना होगा, जिसको हम चीनोपोडियम कहते हैं. जनरली क्या होता है, जब समर सीजन होता है, जनरली क्या होता है जब विंटर सीजन होता है, तो जो वीट होता है उसकी गर्मी से वो जो चीनोपोडियम है, बथुआ है, वो नेचुरली ग्रो होने लगता है. तो दैट बथुआ इज कॉल्ड वीड. वो बथुआ क्या कहलाता है, वीड कहलाता है. इन वीड को कभी कभी ये वीड्स जो होते हैं ये अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, तो ये दूसरी क्रॉप को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं. तो इनका रिमूवल करना बहुत जरूरी होता है. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop for water, nutrients, space and sunlight. ये वीडिंग जरूरी क्यों होती है, क्योंकि ये वीड्स क्या करती हैं, ये अदर क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करके उनका वाटर, उनकी न्यूट्रिएंट्स, स्पेस, लाइट सब ले लेती हैं, जिससे जो क्रॉप है दूसरी वो उसका जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाता है. तो डी वीड्स क्या होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट्स, और रिमूवल ऑफ वीड्स क्या कहलाती है, वीडिंग. तो फार्मर्स बहुत सारे ऐसे मेथड्स अडॉप्ट किए हैं फार्मर ने टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. क्या है, ये क्या क्या मेथड्स हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स व्हिच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल. सो करने से पहले क्रॉप्स को जो अनवांटेड प्लांट्स आ गए हैं उनकी टिलिंग कर देना, उनको अपरूट कर देना, निकाल देना बाय द हेल्प ऑफ द हैंड्स. और ये कब होना चाहिए, जब जो क्रॉप है वो फ्लावर्स और सीड्स करने से पहले वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए. तो ये जो मैनुअल रिमूवल होता है ये जनरली फिजिकल भी होता है, मतलब हाथों के थ्रू भी कर सकते हैं, हैंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम, या फिर हम उनको कट भी कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. किससे होता है ये, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. खुरपी से भी कर सकते हैं, और सम
farmers can do with the help of hands. Seed drill का भी यूज किया जाता है. is used to uproot weeds. Weeds को uproot करने के लिए seed drill का भी यूज किया जाता है. As मैंने आपको ये दिखाया ही था seed drill का डायग्राम पीछे. This is a image of the seed drill. इस seed drill का भी यूज किया जाता है unwanted plants को निकालने के लिए. और भी बहुत सारे ऐसे मैंने आपको बताए थे टूल्स जो यूज किए जाते हैं टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स. आप मुझे बताएंगे, आप मुझे ये सोचेंगे खुद सोचेंगे कि और कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो फार्मर यूज करता है फॉर रिमूविंग द अनवांटेड प्लांट्स बिसाइड्स सीड ड्रिल. अब इसके अलावा वीड्स को कुछ सर्टेन केमिकल्स से भी कंट्रोल किया जाता है जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं. जैसे एग्जांपल है 2,4-D पिक्चर. दिस इज द फार्मर और ये फार्मर क्या कर रहा है, वीडीसाइड को स्प्रे कर रहा है फील्ड में. तो ये स्प्रे कर रहा है टू किल द वीड्स. यहाँ पे जितने भी वीड्स हैं इसको रिमूव आउट करने के लिए, ये किल करने के लिए स्प्रे कर रहा है. ये डैमेज नहीं हो करती हैं क्रॉप्स को. वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर. क्या करते हैं ये जो वीडीसाइड्स, जो ये पीछे इसने बैग टांगा हुआ है, ये इसमें वीडीसाइड है. ये वीडीसाइड में जो केमिकल है इसमें क्या कर लेते हैं, वाटर को मिक्सअप कर लेते हैं ताकि जब वो स्प्रे करे तो ज़्यादा नुकसान ना हो अदर क्रॉप्स को. बट इट इज़ हार्मफुल फॉर द फार्मर. ये फार्मर को हार्मफुल कर सकता है. तो इसलिए प्रॉपर मास्किंग इसमें ज़रूरी होती है फॉर स्प्रेइंग द वीडीसाइड्स. सो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वीड्स को. देन हार्वेस्ट कैसे किया जाता है. अब जब पूरी तरीके से रेडी हो जाती है क्रॉप तो उसको कट करना भी जरूरी होता है. तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर. जब पूरी तरीके से मेच्योर हो जाएगी तो कट करना जरूरी होगा. दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. अगर हम राइस की या हम व्हीट की बात करें तो जनरली वो 3 से 4 मंथ ले लेते हैं. Harvesting in our country is done either by sickle. You can see here in this picture. This is the sickle. ये सिकल है, इसके थ्रू की जाती है हार्वेस्टिंग, या फिर किसी मशीन के थ्रू भी करते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं. ये देखिए, ये है हार्वेस्टर, इसके थ्रू भी की जाती है. तो आज के ज़माने में तो ये हार्वेस्टिंग के थ्रू ही की जाती है. तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी फ्रॉम द चैप. चैप क्या होता है, ये जो भूसा होता है उससे अलग करना होता है अब हार्वेस्टेड क्रॉप को. तो जब हार्वेस्टेड क्रॉप को चैप से अलग करेंगे, चाप से अलग करेंगे, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस इन विच ग्रेन सीड्स नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैप. So this process is called threshing and it is done with the help of a machine के through होती है. That is called combine harvester and thresher. You can see here combine harvester और thresher. ये thresher भी है और harvester भी है. मतलब इसमें क्या होता रहता है, इसमें पहले ही एडवांस टेक्नोलॉजी है. जो भी क्रॉप होगी वो थ्रेशिंग भी होती रहेगी उसमें से और हार्वेस्टिंग भी होती रहेगी. सो दिस इज कंबाइन. देन उसके बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर की जो कुछ अब जो ग्रेन है उसको और साफ करना होता है, तो कुछ और थोड़ी स्मॉल होल्डिंग्स रह जाती है, तो वो इस मशीन के थ्रू होती है. दैट इज कॉल्ड विनोइंग मशीन. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैप. अब चाप को पूरी तरीके से ग्रेन से हटाने के लिए एक और प्रोसेस का यूज करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. तो इसमें 3 प्रोसेस हैं. पहला है हार्वेस्टिंग जिसमें कट करते हैं क्रॉप को, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फिर उसके बाद थ्रेशिंग करते हैं. थ्रेशिंग में क्या होता है, ग्रेन सीड्स को चैप से बिल्कुल नीड्स टू बी फ्रॉम द ग्रेन सीड्स नीड टू बी फ्रॉम द चाप से बिल्कुल अलग करने के लिए कहते हैं थ्रेशिंग. अब कुछ अमाउंट और उसके अंदर रह जाता है चाप का, तो पूरी तरीके से हटाने के लिए जो भी उसमें स्मॉल होल्डिंग्स रह गई है बिल्कुल हटाने के लिए जो फार्मर जिस प्रोसेस का यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग.
यह विनोइंग मशीन, इस विनोइंग मशीन के थ्रू विनोइंग परफॉर्म किया जाता है। देन नाउ स्टोरेज। अब क्या होगा, हार्वेस्ट करने के बाद, थ्रेशिंग करने के बाद और विनोइंग करने के बाद फार्मर को एक प्रॉपर जगह पर स्टोर करना होता है वो हार्वेस्टेड ग्रेन्स, जो भी सीड्स हैं, ताकि वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएं। अगर वो ड्राई नहीं होंगे तो क्या होगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स से, उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी जो है वो लूज हो जाएगी। तो इसलिए स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए सन में, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। इससे क्या होगा, इससे जो भी इंसेक्ट पेस्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, वो नहीं लग पाएंगे। तो जो भी ग्रेन है वो प्रॉपरली ड्राई होनी चाहिए। तो फार्मर क्या करते हैं, यूज करते हैं, ड्राई करने के बाद ये यूज करते हैं फार्मर्स, ये सिलोज होते हैं, इन सिलोज के अंदर ग्रेन को पुट करते हैं, स्टोर करते हैं इन लार्ज स्टोरेज करते हैं लार्ज स्केल में। और क्या करते हैं, इन जूट बैग्स का यूज करते हैं या फिर मेटेलिक कैन्स का यूज करते हैं टू स्टोर द grains. As you can see here, these are the silos which the farmer use for storage of cereals या फिर or any other crop. और ये भी स्टोर हुआ है, ये जूट बैग्स में है या फिर मेटेलिक बैग्स में भी, मेटेलिक कैन्स में भी रख सकते हैं। आपने देखा होगा घर में जो फूड ग्रेन स्टोर होता है वहां पे ड्राइड नीम लीव्स रख दी जाती हैं। तो ड्राइड नीम लीव्स क्या करती हैं, ये भी अटैक जो होता है इंसेक्ट पेस्ट का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, उससे प्रिवेंट करती हैं। दीज आर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज एंड इन सिलोज। अब नाउ हमें फूड कौन कौन से मिलते हैं एनिमल से। आपने देखा होगा जो एनिमल्स हैं वो जनरली या तो होम में रियर्ड होते हैं या फार्म्स में रियर्ड होते हैं। दैट हैज टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। अगर वो बहुत लार्ज स्केल में रियर किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। आपको पता है कि जैसे मिल्क है, तो मिल्क आपको किससे मिलता है, बफेलो से, ठीक है, और हमें गोट से भी मिलता है। मीट, अगर हम मीट की बात करें तो मीट हमें किससे मिलता है, चिकन से मिलता है या फिर हमें गोट से मिलता है। तो ये सब एक जगह एक लार्ज स्केल पे रियर होते हैं, एक फार्म में रियर होते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जितने भी डोमेस्टिक एंड यूजफुल एनिमल्स होते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट लाइव स्टॉक। अगर हम चिकन की बात करें, डक्स और फाउल्स की बात करें, इनकी प्रैक्टिस को कहना, इन बर्ड्स की प्रैक्टिस को हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अगर इनको कोई पाल रहा है, कोई रेस कर रहा है, तो इनकी प्रैक्टिस को हम कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। हनी भी रियर्ड होती है हनी के लिए, तो रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर। पिसिकल्चर है देन breeding, hatching, rearing of fish on a large scale, that is called pisciculture. So this is all about this chapter. Thank you.